हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन लूथरा एंड वेलकम टू सी रमन लूथरा क्लासेस। आपका पीएफआरडीए का एग्जाम होने वाला है 17 अक्टूबर को। उसके रिस्पेक्ट में जो पेंशन सेक्टर का सिलेबस है उसका इंफॉर्मेशन ऑनलाइन कम अवेलेबल है। तो उसी के रिस्पेक्ट में मैं एक पर्टिकुलर लेक्चर लेके आ रहा हूँ, लंबा सा लेक्चर जिसके अंदर हम एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। पेंशन सेक्टर के ऑलमोस्ट सारे एमसीक्यूज को मैं भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसमें आपका एनपीएस भी आ जाएगा, अटल पेंशन योजना भी आ जाएगा, डिफाइंड बेनिफिट प्लान क्या होता है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान क्या होता है, इनकम टैक्स में क्या बेनिफिट्स है, एनुटीज क्या होती है। ठीक है, वो सारी बातें आज डिस्कस करेंगे। पूरा का पूरा लेक्चर आपको देखना है, पूरे के पूरे एमसीक्यूज आपने खुद अटेम्प्ट करना है, अपनी नॉलेज को चेक करना है। भाई 17th को आपको टॉप करना है ना, तभी तो आपको सेकंड मेन फेज के लिए बुलाएंगे। चलो जी, बात करते हैं आज पेंशन सेक्टर के एमसीक्यूज के बारे में। पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द, लिखते रहना बेटे, फिर कमेंट करना एंड में कितने नंबर आए। Which of the following is an example of defined benefit plan in context of पेंशन सेक्टर? भाई इंडिया की रिस्पेक्ट में बोल रहा है कि नीचे जो उन्होंने सारे पेंशन स्कीम आपको दे रखी है, इसमें से कौन सा डिफाइंड बेनिफिट प्लान है। सर डिफाइंड बेनिफिट प्लान क्या होता है? हमारा जो पेंशन सेक्टर है, पेंशन क्या मतलब, दुनिया में जो भी पेंशन सेक्टर है वो दो ब्रॉडर प्लान्स में डिवाइडेड है। या तो कोई पेंशन रिटायरमेंट का स्कीम होगी, वो डिफाइंड बेनिफिट प्लान के अंदर होगी, या तो डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान के अंदर होगी। डिफाइंड बेनिफिट प्लान के अंदर क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपका टेक केयर कर रही है, जनरली गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आप जिसके अंदर एम्प्लॉय हो, उसके रिस्पेक्ट में वो कहते हैं हम आपको जिंदगी भर तक, रिटायरमेंट होने के बाद आपको जिंदगी भर तक हम कुछ पैसा देते रहेंगे, कुछ बेनिफिट्स देते रहेंगे, कुछ परसेंटेज ऑफ सैलरी हमेशा के लिए देते रहेंगे। बात समझ में आती है? तो रिटायरमेंट सिक्योर हो गया ना। हाँ भाई, हमारा रिटायरमेंट सिक्योर है। और दूसरा टाइप के प्लान होते हैं डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान। उसमें क्या बोला जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कंट्रीब्यूट करेगी, जिसपे आप एम्प्लॉयड मतलब एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा, और एज एन एम्प्लॉय आप भी कंट्रीब्यूट करोगे। डिफाइंड बेनिफिट प्लान के अंदर आप डायरेक्टली कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे, पैसे कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे। डिफाइंड बेनिफिट प्लान के अंदर आप भी अपनी सर्विस दे रहे थे, और जो एम्प्लॉयर था वो कहता नहीं नहीं, आप अपनी सर्विस दे रहे हो, काफी है, हम इसके रिस्पेक्ट में जब आप रिटायर होगे कुछ परसेंटेज ऑफ सैलरी जिंदगी भर आपको देते रहेंगे। बात समझ में आती है? और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में क्या बोला गया कि कुछ परसेंटेज एम्प्लॉयर भी देगा और कुछ परसेंटेज ऑफ सैलरी एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करेगा, और एक हम फंड बनाएंगे जिस फंड को एक्यूमुलेट करके बाद में आपके रिटायरमेंट के लिए आप यूज कर सकेंगे उसको। ठीक है जी। इंडिया के अंदर डिफाइंड बेनिफिट प्लान में कौन आता है? पहले सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आते थे, बस 1 जनवरी 2004 को डिफाइंड बेनिफिट प्लान को स्क्रैप कर दिया गया और बोल दिया कि गवर्नमेंट अब डिफाइंड बेनिफिट प्लान के अंदर किसी को पेंशन नहीं देगी। इतनी ज्यादा पेंशन देना गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, तो सबको डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान के अंदर डाल दिया था, जो कि नेशनल पेंशन सिस्टम था। ठीक है, बट अभी भी एक सेक्टर है जो डिफाइंड बेनिफिट प्लान के अंदर है, होना चाहिए आर्म्ड फोर्सेस को। बी ऑप्शन इज करेक्ट। जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के एम्प्लॉयज हैं उनको अभी भी डिफाइंड बेनिफिट प्लान में रखा गया है। उनको बोल रहे हैं आपको कोई कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट आपका ध्यान रखेगी आपके रिटायरमेंट के बाद। परफेक्ट। सेकंड क्वेश्चन आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम द बेनिफिट ऑफ पेंशन रिटायरमेंट इज नोन बिफोर हैंड? हमें पता है कि पेंशन का पैसा कितना मिलने वाला है। ए पॉइंट में पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ में हमें पता तो होता कितना पैसा मिलने वाला है। गवर्नमेंट हर साल बताती है ना कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट इस बार देंगे। जी हमें नहीं पता रिटायरमेंट में कितना पैसा मिलने वाला है। नेशनल पेंशन स्कीम एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है। आप भी कंट्रीब्यूट करते हो, गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है। उस कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे जो इंटरेस्ट अर्न होता है, जो आपने पूरा फंड बनाया वो इन्वेस्ट होगा ना, जो भी रिटर्न अर्न होंगे वो आपको वापस कर दिए जाएंगे। तो आपको रिटर्न्स तो आज नहीं पता ना, क्या पता मार्केट अच्छा रिटर्न दे, क्या पता मार्केट कम रिटर्न दे, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। सी पॉइंट आया अटल पेंशन योजना। ओहो, अटल पेंशन योजना एक हाइब्रिड प्लान है। हमें डिफाइंड बेनिफिट प्लान समझ में आता है कि भाई गवर्नमेंट हमें बेनिफिट देती रहेगी रिटायरमेंट के बाद, कुछ कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है। और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान क्या होता है कि आप भी कंट्रीब्यूट करो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कंट्रीब्यूट करेगी, और एक फंड को एक्यूमुलेट करेंगे, और उस फंड को आप अपनी रिटायरमेंट के बाद यूज कर सकते हो। बट अटल पेंशन योजना दोनों का हाइब्रिड है। ये बहुत ही अलग टाइप की स्कीम निकाली गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने बोला कि आप डिफाइंड कंट्रीब्यूट करो, मतलब डिफाइंड पैसा दो आप हमें, और हम आपके रिटायरमेंट का पैसा जितना हम आपको देंगे वो आज ही बता रहे हैं। हैं? ये क्या चीज होगी? हाँ, इसके अंदर एजेस के बड़े सारे ब्रैकेट बनाएगा, ब्रैकेट के जितनी भी आपकी एज है ना, उसके हिसाब से आपको कुछ प्रीमियम्स देने होते हैं पर मंथ के। और आपको जो रिटायरमेंट के बाद 60 एज के बाद
आपको जो गवर्नमेंट देगी वो भी उन्होंने आज ही बता दिया। फॉर एग्जाम्पल 2000 लेंगी, 3000 देगी, 4000 देगी, 5000 देगी। गवर्नमेंट ने आज ही बता दिया जितने ज्यादा प्रीमियम उतना ज्यादा गवर्नमेंट आपको पैसा वापस करेगी अटल पेंशन योजना के अंदर पर मंथ। ठीक है जी। मैक्सिमम अमाउंट जो मिलता है वो 5000 पर मंथ मिलता है ना। ठीक है जी, मैं बात समझ आती है। तो अटल पेंशन योजना एक हाइब्रिड प्लान है जिसके अंदर हमें रिटायरमेंट पे कितना पैसा मिलने वाला है रिटायरमेंट के बाद वो पहले से ही पता है। तो इसका आंसर सी है। ठीक है, डी बार डिस्कस कर लेते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है प्राइवेट सेक्टर के लिए। इसमें एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान है। आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करोगे, इकट्ठा पैसा मिलेगा, आप इन्वेस्ट कर सकते हो उसको। बेटे इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, आपने कुछ सेविंग स्कीम में पैसा डाल दिया, जो सेविंग स्कीम इन्वेस्ट करती है मार्केट के अंदर इक्विटीज वाली सिक्योरिटीज के अंदर। बात समझ में आती है? ठीक है, ये कोई पेंशन वेंशन का चक्कर नहीं है, ऐसे आपको दे दिया गया। थर्ड पॉइंट आता है द प्रोविजंस ऑफ ईपीएफ बिकेम एप्लीकेबल ऑन विच डेट। ठीक है, ये आपके लिए इसलिए डेट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। और ईपीएफ स्पेसिफिकली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत पुरानी है। मार्च 4 1952 को ईपीएफ एक्ट आ गया था। ठीक है जी, आपको ये पढ़ के रखना है, याद करके रखना है। फोर्थ पॉइंट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू ईपीएफ एक्ट 1952। ए पॉइंट में दिया हुआ है 8.33% of both employer and employer contribution goes to employees pension fund। अच्छा, हम थोड़ी सी चर्चा करें ईपीएफ के बारे में। इसके अंदर जो भी कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों देते हैं, वो पैसा कहां कहां पे डिवाइड होता है? वो पैसा डिवाइड होता है एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंदर और एक एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंदर, ईपीएफ एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंदर। और साथ में एक होता है कुछ इंश्योरेंस लिंक, डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस होते हैं, जो कुछ इंश्योरेंस में पैसा आता है। तो इन तीन बातों में वो पैसे को डिवाइड किया जाता है ना, इंश्योरेंस इंश्योरेंस इन तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अब जो पेंशन स्कीम है ना, पेंशन स्कीम, उसमें सिर्फ एम्प्लॉयर ही कंट्रीब्यूट करता है। एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, वो ईपीएफ प्रोविडेंट फंड के अंदर जाता है। पेंशन स्कीम जनरली रिटायरमेंट को डिनोट करता है, तो इसके अंदर वो डिवीजन किया गया है। तो ये वाली जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है ना, वो गलत है। इसका क्या मतलब है? उसने बोला कि बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का पैसा पेंशन फंड में जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सिर्फ एम्प्लॉयर का पैसा ही जाता है हमारा एम्प्लॉय पेंशन फंड के अंदर। बात समझ में आती है? ठीक है, बी पॉइंट पे हम पढ़ लेते हैं। द एक्ट अप्लाइज टू एस्टैब्लिशमेंट विच इज फैक्टरी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 ऑफ ईपीएफ एक्ट इन विच 20 और मोर पर्सन आर एम्प्लॉयड। ठीक है जी, 20 से ज्यादा पर्सन होंगे तभी ईपीएफ एक्ट अप्लाई करेगा। और साथ में जिनकी सैलरी 15,000 से कम है, 15,000 तक या उससे कम है, उसके ऊपर रिक्वायरमेंट आएगी, क्या कहते हैं, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की। सर, अगर 15,000 से ऊपर की सैलरी है तो फिर मतलब वो अपना रिटायरमेंट कैसे सिक्योर करेंगे? उसके रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम चलाती है। ये उनके लिए स्कीम चलाई गई है जिनकी सैलरी कम है, उनके रिटायरमेंट का ध्यान रखना गवर्नमेंट को लगता है कि उनकी जिम्मेदारी है, तभी ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट डाली गई। जिनकी सैलरी ज्यादा है उनको बोला कि आप खुद अपना रिटायरमेंट सिक्योर करो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा डालो, बड़ी सारी स्कीम्स बता दी, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ, अलग अलग जगह पैसा लगाते रहो। बात समझ में आती है? ठीक है, सी पॉइंट आया द प्रोविजन ऑफ द एक्ट अप्लाइज टू होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ओके, जो ईपीएफ एक्ट था वो पहले जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं होता था, बट अब होता है। ठीक है बेटा, जब से वो हट गया आर्टिकल, जब से यूनियन टेरिटरी बन गई। ओके, डी पॉइंट है द एडमिन चार्जेस पेड बाय अनएग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट आर 0.5% of the total pay on which contributions are payable subject to minimum of 500। अच्छा, ये क्या बोला गया कि जब आप ईपीएफ के अंदर कुछ पैसा डालते हैं ना एम्प्लॉयर्स, तो उनको कुछ चार्जेस भी देने होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस। तो वो अनएग्जेम्प्टेड, कुछ एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट है। एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट मतलब कि उनको कोई कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी वो कंट्रीब्यूट करते हैं अपने एम्प्लॉयज की सेफ्टी के लिए। अच्छी बात है, करना चाहिए। तो उस केस में एडमिन चार्जेस कम होने चाहिए ना, उनका कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो फिर भी दे रहे हैं। तो एग्जेम्प्टेड के केस के अंदर, एग्जेम्प्टेड के केस के अंदर जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस है वो 0.18% है। एंड अनएग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट जिनको कंट्रीब्यूट करना ही करना है, किसको कंट्रीब्यूट करना है ऊपर बता रखा है ना बेटा, 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज होने चाहिए, साथ में 15,000 से कम की सैलरीज होनी चाहिए। तो उस केस के अंदर एम्प्लॉयर ऊपर के कंट्रीब्यूशन के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस भी देगा 0.5% ऑफ टोटल पे। क्योंकि बेटे ईपीएफ जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है
वो मैनेज कर रही है ना आपके पैसे को, तो आपको थोड़ा बहुत चार्जेस दोगे, एम्प्लॉयर आप थोड़ा बहुत चार्जेस दोगे ना। हाँ जी, एम्प्लॉयर कह रहा है हम चार्जेस देंगे। ओके, तो भाई हमारा आंसर इसमें होगा ए इनकरेक्ट है। बात समझ में आती है हमें। फिफ्थ पॉइंट आया, द कॉन्ट्रीब्यूशन। अरे यार मेन बात तो मैं बोलना ही भूल गया आपको। आपको अगर कोई मतलब अभी आपका 17 को एग्जाम है, तो उसके रिस्पेक्ट में, पेपर 2 के रिस्पेक्ट में अगर आपको कोई भी डाउट आता है जिसके अंदर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, पेंशन सेक्टर मैनेजमेंट, क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें हैं, आपको उसमें डाउट आता है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। और उसके रिस्पेक्ट में ये वाले कोर्सेज अवेलेबल हैं। पेंशन सेक्टर पीएफआरडीए के लेक्चर्स, पेंशन सेक्टर के लेक्चर्स, 5 मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और साथ में आपके एमसीक्यू फाइल्स। एमसीक्यू फाइल्स होंगे उनके अंदर, उसके अंदर 1100 1200 एमसीक्यूज होंगे। तो अभी आप पेपर 2 को सिर्फ इन एमसीक्यू से करके पढ़ सकते हो, काफी है, इनफ है। इन एमसीक्यूज को आप पढ़ लो और समझ लो और डाउट्स मुझसे आप क्लियर करा लो। तो एक आपको कोर्स मिल जाएगा 999 का, जिसके अंदर पेंशन सेक्टर के लेक्चर, मॉक टेस्ट और 1100 अराउंड एमसीक्यूज है। जिसको पेंशन सेक्टर के लेक्चर्स नहीं चाहिए वो ये वाला कोर्स ले सकता है 499 का। इसके अंदर आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे 1100 1200 1100 1200 एमसीक्यूज, और साथ में 5 मॉक टेस्ट पेपर 2 के। आपको इसमें कुछ भी डाउट आता है ना, आप वो डाउट के लिए मेरे से कनेक्ट कर सकते हो मेरी ऐप के ऊपर मैसेज करके। इन सब का लिंक, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और साथ में हमारा प्यारा सेबी ग्रेड का कोर्स क्या चल रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। चलो जी, हम बात करते हैं वापस लेक्चर की। सर बहुत सेल्समैन वाली जॉब कर ली, पढ़ाओ में। फिफ्थ क्वेश्चन आता है, द कंट्रीब्यूशन मेड अंडर ईपीएफ एक्ट इज डिवाइडेड अमंग्स। ईपीएफ के अंदर जो पैसा जाता है वो 3 बातों में डिवाइड होता है, हमने बात कर ली थी। कौन सी बात करी थी? एक प्रोविडेंट फंड के अंदर जाता है, एक पेंशन फंड के अंदर जाता है, और एक हमारा डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस फंड। वेरी गुड। ए फर्स्ट में जाता है, थर्ड में जाता है और फोर्थ में आता है। नेशनल पेंशन फंड ये अलग चीज है, इसमें तो कुछ आएगा नहीं। अच्छा, कंफ्यूजिंग पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस। एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस अलग से एम्प्लॉयर देता है, अलग से एम्प्लॉयर देता है, वो चार्जेस हैं। ठीक है जी। तो हमारे वो पेंशन फंड के अंदर पैसा नहीं जा रहा, वो एम्प्लॉय को वापस नहीं मिलने वाला। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एम्प्लॉयर ने कुछ चार्जेस दे दिए। तो इसका आंसर होना चाहिए 1 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर सी। ओके जी, परफेक्ट परफेक्ट। यूएएन वेरी इंपॉर्टेंट। पिछला एनपीएस ग्रेड बी का एग्जाम हुआ था, उसमें एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं सोशल सिक्योरिटी जो नंबर्स होते हैं उसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो जो ईपीएफओ के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं ना, उनको यूएएन नंबर मिलते हैं। जो भी प्राइवेट फर्म में आप ऐसे काम कर रहे हैं उनका यूएएन नंबर होता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ये 12 डिजिट का नंबर। आपको सबकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए और साथ में कितने डिजिट का नंबर है वो पता होना चाहिए। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर 12 डिजिट का होता है ईपीएफओ के अंदर जो रजिस्टर्ड है। ठीक है जी। ईपीएफओ इज अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ, ये मिनिस्ट्री के कंट्रोल के अंदर है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है? ईपीएफओ। आप समझ में आ रहा है, पेंशन फंड की एक स्कीम है, तो इस पे पीएफआरडीए एक्ट लगना चाहिए, बट इस पे नहीं लगता। इस पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ध्यान रखती है। एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट करती है। बात समझ में आती है? बात समझ में आती है? कुछ अगर इसके अंदर कुछ डिस्क्रिपेंसीज होंगी, कुछ कुछ केसेस, मतलब कुछ एग्रीव पार्टी किसको लग रहा है कि शायद कुछ गलत हो गया, तो ईपीएफओ का खुद का एक्ट है, उस एक्ट के अकॉर्डिंग उसको रिजॉल्व किया जाएगा। पीएफआरडी भी तो एक एक्ट है ना, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। तो जो वो एक्ट है वो और कोई स्कीम्स हैं जिसके रिस्पेक्ट में कोई अलग से एक्ट नहीं है, वो उनको देखती है, जैसे नेशनल पेंशन सिस्टम, अटल पेंशन योजना, उन सबको वो ध्यान रखते हैं। बात समझ में आती है? तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ईपीएफओ, जिसका आप एग्जाम भी देकर आते हो बेटा, बड़े सारे ईपीएफओ के एग्जाम देकर आते हो ना। हाँ। 8 पॉइंट, exempted establishment under EPF Act 1952 manage their own provident fund under the supervision of। exempted establishment है, exempted establishment है जिसको कोई जरूरत नहीं है क्या कहते हैं पैसा देने की, बट फिर भी वो कह रहे हैं कि हम कंट्रीब्यूट करेंगे एम्प्लॉय के लिए। वो अपना प्रोविडेंट फंड खुद ही मैनेज कर रहे हैं, वो अपना प्रोविडेंट फंड खुद ही मैनेज कर रहे हैं, बट उसको सुपरवाइज कौन करेगा? एंड में कोई सुपरविजन के लिए तो होना चाहिए ना। तो ईपीएफओ का नाम यूज हो रहा है ईपीएफओ एक्ट के अंदर, तो ईपीएफओ इसको इसको सुपरवाइज करती है, इसको सुपरवाइज करती है। ठीक है, क्या मैं बात में आती है? एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट, जिनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं, लीगली कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि या तो उनके एम्प्लॉयज 20 से कम है, या तो सैलरी 15,000 से ज्यादा है, बट फिर भी वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि हम एक क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो उस केस के अंदर वो खुद ही अपना फंड बना के चलते हैं। आप समझते हो ना, आपकी बड़ी सारी कंपनियां खुद ही फंड बना रही है रिटायरमेंट का,
तो उस केस के अंदर बस ईपीएफओ ध्यान रखता रहता है, और इस केस के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं 0.18%। परफेक्ट परफेक्ट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय ईपीएफओ मेंबर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस केस के अंदर निर्मला सीतारमण जी ने इसके रेट्स को अनाउंस कर दिया था कम करके, बट अगले दिन ही पीएमओ से मतलब कुछ मैसेज आया था कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम मत करो, तो 8.5% है, 8.5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट ईपीएफओ का है 8.5%। बात समझ में आती है? फाइनेंशियल ईयर 2021 का अगले साल का रेट अगले साल जब खत्म हो जाएगा तब वो अनाउंस करते हैं, ठीक है। 10th पॉइंट, द पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट एक्सटेंड टू। भाई पीएफआरडीए कहां कहां पे लगता है? पूरे इंडिया पे लगता है भाई, पूरे इंडिया पे। ए पॉइंट देखता है होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट, भाई एक्सेप्ट कुछ नहीं है। बी पॉइंट होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर वाली बात पुरानी होगी। सी पॉइंट होल ऑफ इंडिया एंड नेपाल। ओहो, ये तो ये ज्यादा बात होगी, नहीं ये ज्यादा हो गया। डी पॉइंट होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज हैविंग इलेक्टेड गवर्नमेंट। ये पॉइंट लग रहा है सही हमें, डी पॉइंट होल ऑफ इंडिया पे लगता है यार। ओके। 11 ऑन डैश ऑल प्रोविजंस ऑफ पीएफआरडीए एक्ट केम इनटू फोर्स। अच्छा जी, ये बात क्या है? पीएफआरडीए एक्ट जब पास हुआ वो डेट थी सितंबर 19 2013। पास हो गया था इस दिन भाई, एक्ट बन गया था, बट एक्ट के अंदर एक प्रोविजन डाल के लिखा था कि ये एक्ट के प्रोविजंस सारे अप्लाई हो जाएंगे 1 फरवरी 2014। तो आपको दोनों डेट ये याद करनी है। इस केस के अंदर पूछ रहा है कि जब उसके प्रोविजंस कब अप्लाई हो गए थे, तो वो वाली डेट थी 1 फेब 2014। बात समझ में आती है? ओके। 12 पॉइंट, द प्रोविजन ऑफ पीएफआरडीए इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एंड स्कीम। अटल पेंशन योजना। कोई अटल पेंशन योजना का स्पेसिफिक एक्ट तो नहीं है कि योजना है, तो इस पे तो पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट तो लगेगा ही लगेगा। तो ए पॉइंट पे भाई सीधा आंसर आ गया, सीधा आंसर आ गया। अच्छा, हम नीचे की भी बात करें, जम्मू कश्मीर का खुद का एक प्रोविडेंट फंड एक्ट है, बनाते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना, स्टेट अपना भी बना सकती है। कॉन्ट्रैक्ट रेफर टू अंदर इंश्योरेंस एक्ट भी कोई अपना क्या कहते हैं पेंशन की स्कीम चलाती है, देती है ना इंश्योरेंस कंपनियां। सीमेन का प्रोविडेंट फंड है, कोई भी अपना एक्ट वाला, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो उसके ऊपर अगर कोई स्पेसिफिक एक्ट पहले से बना पड़ा है, वो बात कर कर आए ना, ईपीएफओ का अलग से एक्ट है, अगर बाकी सबका स्पेसिफिक एक्ट बना पड़ा है और उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी, कोई किसी को कोई दिक्कत होती है, तो वो एक्ट ही रिजॉल्व करेगा उसको, क्योंकि एक्ट भी तो किसी गवर्नमेंट ने पास किया होगा ना बेटा, आप घर बैठ के थोड़ा ना एक्ट पास कर सकते हो। ठीक है, जब मैं बात समझ आती है, अटल पेंशन योजना के रिस्पेक्ट में कोई एक्ट नहीं है, तो पीएफआरडीए उसका करता धरता। ए पॉइंट, परफेक्ट। 13 क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ पेंशन फंड रजिस्टर्ड अंडर एनपीएस। एनपीएस के अंदर पेंशन फंड मैनेजर्स होते हैं जो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। बात समझ में आती है? तो इसका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जब स्टार्टिंग हुई थी एनपीएस की तब 8 पेंशन फंड मैनेजर्स थे। आज के टाइम पे 7 पेंशन फंड मैनेजर है। रिलायंस जो एक पेंशन फंड मैनेजर था, वो कहता उसने अपने लाइसेंस को छोड़ दिया कि मेरे बस की नहीं, मैं नहीं कर रहा। तो B.7 में हट गया, उसके पास वैसे ही इतना पैसा है, कह रहा अपना पैसा इन्वेस्ट करूंगा। 14 पॉइंट आता है, any person aggrieved by an order made by an adjudicating officer under this PFRDA Act may prefer an appeal before the। अभी जो ऑफिसर है उसने कोई भाई क्या कहता है केस चला दिया, फिर कोई बात कर दी, और कोई अग्रीव्ड है, दुखी है उस पर्टिकुलर डिसीजन से, तो वो किसके पास जाके अपील करेगा? पीएफआरडीए की स्पेसिफिक कोई एपिलेट अथॉरिटी नहीं है, खुद की कोई अथॉरिटी नहीं है, कोर्ट वोट उनके खुद के नहीं है पेंशन फंड। उसके लिए एक्ट, पीएफआरडीए एक्ट ने बोला अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो सिक्योरिटीज एपिलेट ट्रिब्यूनल, सेबी वाले एक्ट में चले जाओ, सेबी के एक्ट में चले जाओ। है, हाँ ठीक है जी, सेबी के एक्ट में चले जाएंगे हम, सिक्योरिटीज एपिलेट ट्रिब्यूनल में जाके बात कर लेंगे। परफेक्ट। 15th क्वेश्चन, एवरी पर्सन रजिस्टर्ड विद एनपीएस शैल बी अलॉटेड। ये क्वेश्चन पेपर में आया था, ठीक है बेटे। आंसर है इसका पीआरएन, पीआरएन, ठीक है, दो दो बार। पैन, इन सब के आपको क्या कहते हैं फुल फॉर्म जो पता होनी चाहिए, पैन का क्या है, यूएएन का क्या है, टैन का क्या है, टिन का क्या है। बाकी पेंशन के आपके रिस्पेक्ट में ये है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। जो भी एनपीएस के अंदर रजिस्टर्ड होगा, जो भी एनपीएस पर रजिस्टर्ड होगा, उसको प्रान पीआरएन नंबर दे दिया जाएगा, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ठीक है। ओ 16 पॉइंट आया, आई इन नेशनल प्रोजेक्ट ओएसिस कमीशन इन द ईयर 99। अच्छा, आई स्टैंड फॉर होना चाहिए, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। अब ये ओएसिस क्या है, ओ ए आई एस आई एस क्या है? जब गवर्नमेंट परेशान थी डिफाइंड बेनिफिट प्लान से, तब एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया
कि हमें इस डिफाइंड बेनिफिट प्लान से हटके कोई डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में जाना है, क्योंकि डिफाइंड बेनिफिट प्लान में बहुत ज्यादा पेंशन जा रही थी। तो ये प्रोजेक्ट ने बताया था कि आपको कोई डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान हम स्टार्ट करेंगे, जिसको नेशनल पेंशन सिस्टम बोला जाएगा। ऐसी बातें उसमें इस प्रोजेक्ट में बोली गई, इसलिए प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है। ये पर्टिकुलर क्या कहते हैं, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। इसको बोला गया ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। इसके केस में क्वेश्चन में पूछा आई किस पे स्टैंड करता है, आई का मतलब है इनकम, 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 ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के बेसिस पे ही वो एनपीएस आया गया था, ठीक है। 1 जनवरी 2004, ओके। नेशनल पेंशन सिस्टम इज रेगुलेटेड, बट नेशनल पेंशन सिस्टम कोई एक्ट नहीं है ना, तो पीएफआरडीए करता धरता, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। 18 पॉइंट आया। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस द नेशनल पेंशन सिस्टम विद इफेक्ट फ्रॉम, किस दिन से एनपीएस आ गया था, तो वो डेट थी January 1, 2004। January 1, दिस इज द मैजिकल डेट, आपको याद रखना है कि इस दिन से डिफाइंड बेनिफिट प्लान की जगह जो भी ज्वाइन कर रहा है गवर्नमेंट को, वो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान के अंदर चला गया। एनपीएस के अंदर अब वो कंट्रीब्यूट करेगा, वो भी कंट्रीब्यूट करेगा, और गवर्नमेंट एज एन एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करेगा, और गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी। परफेक्ट। इंश्योरेंस कंपनी ऑफरिंग पेंशन प्लान इज रेगुलेटेड। इंश्योरेंस कंपनी अगर कोई पेंशन प्लान देती है, एज इन वो एक इन्वेस्टमेंट ही तो दे रही है, इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन दे रही है ना आपको, नाम पेंशन रख देते हैं वो, बट एक्चुअली में पेंशन दो ना, आप उनको मोटा मोटा पैसा जाके दे आते हो, पूरा प्रीमियम, और वो आपको मंथली कुछ पेमेंट करती रहती है। तो उसको रेगुलेट कौन करता है, उसको रेगुलेट आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इंश्योरेंस की स्पेसिफिक वही रेगुलेट करेगी। इसमें पेंशन सिर्फ नाम यूज कर दिया गया, उनके जो इंश्योरेंस कंपनी स्कीम्स देती है ना, उसमें पेंशन का नाम यूज हो जाता है, बट पीएफआरडीए उसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, इसके रिस्पेक्ट में भी एक क्वेश्चन आया था कि इंश्योरेंस कंपनी को बोला गया कि आप एक क्या कहते हैं स्टैंडर्डाइज पेंशन, क्या कहते हैं स्कीम स्टार्ट करो, जो लोग आपको पैसा आके जमा करके जाए और पेंशन के रूप में थोड़ा थोड़ा पैसा लेते रहे। तो उसको सरल पेंशन योजना बोलते हैं। क्वेश्चन आया था कि कौन सी योजना है, तो सरल पेंशन योजना, ओके। 20 पॉइंट आया, 20 क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम द इन्वेस्टर इज प्रोवाइडेड विद द ऑप्शन ही शी कैन चूज टू इन्वेस्ट। किस पर्टिकुलर पेंशन फंड के अंदर आप पैसा दे रहे हो और आप ही बता रहे हो कि कहां पे इन्वेस्ट करना है, ये ऑप्शन देता है नेशनल पेंशन सिस्टम। जब भी आप नेशनल पेंशन सिस्टम का फॉर्म भरोगे, आपको बोलेगा आपको कौन से पेंशन फंड मैनेजर के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना है और कौन कौन सी टाइप की सिक्योरिटीज में पैसे को इन्वेस्ट करना है, आपकी मर्जी चलेगी। तो नेशनल पेंशन सिस्टम में वो बेनिफिट्स दिए गए। अटल पेंशन योजना में कोई बेनिफिट नहीं है, गवर्नमेंट खुद देगी जो करना है। पीपीएफ में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, इंटरेस्ट के बेसिस पे, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। तो नेशनल पेंशन सिस्टम में रिटर्न्स ऊपर नीचे हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट, मार्केट जितना रिटर्न दे रही है, ठीक है जी, बात समझ में आती है। इसका आंसर है ए। 21st, एनपीएस इज एन एग्जांपल ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, डिफाइंड रिटायरमेंट प्लान, डिफाइंड पेंशन प्लान, नन ऑफ द अबव। इसके अंदर हमें समझ में आती है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। जिन जिनने एनपीएस का, अभी नेशनल पेंशन सिस्टम की भी रिक्रूटमेंट आई थी, तो जिन्होंने जिन्होंने उसका क्या कहते हैं इंटरव्यू दिया है, सबका पहला क्वेश्चन पता क्या था इंटरव्यूअर का, डिफाइंड बेनिफिट प्लान क्या होता है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान क्या होता है। सबका पहला क्वेश्चन ये था, क्योंकि तो बेसिक है यार, अगर आप पेंशन सेक्टर पढ़ने जा रहे हो तो, ठीक है। PRAN स्टैंड फॉर, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया बट ठीक है कोई नहीं। PRAN स्टैंड फॉर परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, सी पॉइंट, ठीक है। सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी फॉर एनपीएस ट्रस्ट, जो सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करती है, वो कौन है। अब ये डेटा आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये मैंने वेबसाइट से जाके लिया, पीएफआरडी की वेबसाइट होगी, एनपीएस की वेबसाइट होगी, जहां जहां पे सारी डेटा अवेलेबल है, मैंने वहां से जाके लिया। तो इसका आंसर है एनएसडीएल। और इसका एक और भी है जो इसकी रिकॉर्ड कीपिंग करता है, वो कावेरी फिनटेक, के फिनटेक है ना, वो भी करता है। तो एनएसडीएल, अच्छा अच्छा, ये लिखा हुआ है बेटे, एनएसडीएल भी है और के फिनटेक टेक्नोलॉजीज है, ये दोनों रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज है। 24th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन एज अ ट्रस्टी बैंक ऑफ एनपीएस। एनपीएस का ट्रस्टी बैंक आरबीआई, आरबीआई, आरबीआई नहीं, आरबीआई नहीं है, दूसरा गैस लगाओ, एसबीआई, एसबीआई, एसबीआई। गवर्नमेंट बैंक ही होगा सर, तो इजी पॉइंट है। नहीं, ट्रस्टी बैंक कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं बेटा गवर्नमेंट बैंक। इस केस में आंसर है एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक, ओके, एक्सिस बैंक। याद करने बेटा, रट्टा मारना। 25th, अब क्वेश्चन अच्छा वाला आ रहा है। What is the minimum amount of accumulated saving that a subscriber to NPS has to use to purchase life annuity? Life annuity मतलब आपको पैसा ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है
जो आपको पूरी लाइफ के लिए कुछ पैसा देते रहे, कुछ ना कुछ परसेंटेज देते रहे। बात समझ में आती है? ठीक है। फ्रॉम द IRDA रेगुलेटेड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एम्पैनल्ड विद PFRDA ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 60। तो उन्होंने बोला कि एनपीएस सब्सक्राइबर को मिनिमम कितने टाइम तक के पैसे को इन्वेस्ट करना है, इसमें एज दे रखी है। What is the minimum amount of accumulated saving that a subscriber of NPS has to use to purchase life annuity? अच्छा, आफ्टर ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर, 60 ईयर के बाद कितना परसेंटेज टोटल एक्यूमुलेटेड फंड का कितना परसेंटेज आपको लाइफ एन्युटी में इन्वेस्ट करना है, बाकी का पैसा आप घर ले जाओ। तो कितना है, 60 ईयर्स हो गए ना, उसकी एज ज्यादा होगी, तो उसको थोड़ा सा ज्यादा पैसा दे दो, कट्ठा कट्ठा पैसा उसको दे दो, तो उसका कम इन्वेस्ट करो, लाइफ एन्युटी के अंदर कम इन्वेस्ट करो। तो परसेंटेज है उसका 40% का पैसा उसको लाइफ एन्युटी में डालना, एंड बैलेंस पैसा जो होगा वो उसके अकाउंट में दे दिया जाएगा, 60% जो एक्यूमुलेटेड फंड है। ठीक है। द मैक्सिमम एज टिल विच अ सब्सक्राइबर टू एनपीएस कैन कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट टू द रिटायरमेंट अकाउंट। एनपीएस के अंदर क्या मैक्सिमम एज है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अपडेट, ये अमेंडमेंट हुई है। अब 75 ईयर्स तक आप क्या कहते हैं अपने एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हो पैसे को। बात समझ में आती है? ठीक है। द मैक्सिमम एज टू ओपन एनपीएस अकाउंट, एनपीएस अकाउंट कंट्रीब्यूट करने की एज 75 तक है। आप 75 ईयर्स तक कंट्रीब्यूट कर सकते हो, और किसी बंदे को अकाउंट खुलवाना है, उसका एज कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 70 ईयर्स तक वो अकाउंट खुला सकता है, 71 में उसको मना कर दिया जाएगा। तो आपको दोनों के दोनों ईयर्स याद होने चाहिए, समझ में आने चाहिए। अकाउंट ओपन करने की मैक्सिमम एज है 70, और कंट्रीब्यूट करने की मैक्सिमम एज है 75। 75 के बाद उसको पैसा वापस लेना ही पड़ेगा, उसको क्या कहते हैं कुछ एनुटीज लेनी पड़ेंगी, या उसका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। बात समझ में आती है? ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम द बेनिफिट ऑफ पेंशन रिटायरमेंट इज नोन बिफोर हैंड। हमें पहले ही पता है कितना हमें फंड मिलने वाला है, कितना पैसा रिटायरमेंट में मिलने वाला है, वो तो सिर्फ अटल पेंशन योजना ही बताती है। सी पॉइंट पीपीएफ भी नहीं बताता, एनपीएस भी नहीं बताता, ईपीएफ भी नहीं बताता। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई नहीं बेटा, कोई नहीं। 29 क्वेश्चन, द रेट एट विच सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट टू। अच्छा, हमने बात करी थी कि एनपीएस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है, और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो किस रेट पे कंट्रीब्यूट करना है, किस रेट पे कंट्रीब्यूट करना है? जब बात स्टार्ट हुई थी तब 10% पे बात स्टार्ट हुई थी कि 10% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा, और गवर्नमेंट इसको मैच कर देगी, मतलब गवर्नमेंट भी 10% कर देगी। बट आगे जाके गवर्नमेंट को लगा, गवर्नमेंट कह रही है हमें कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए, तो इसमें एक्ट में चेंजेस आया गया कि एम्प्लॉयज 10% ही कंट्रीब्यूट करेंगे, और गवर्नमेंट 14% कंट्रीब्यूट कर सकती है, गवर्नमेंट 14% कंट्रीब्यूट कर सकती है। अब अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपने रेट डिसाइड करती है ना बेटे, 10% से कम नहीं होता। बट वो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में हम हर एक स्टेट के बारे में नहीं पढ़ सकते ना, जब भी हम पढ़ेंगे हम सेंट्रल गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। 30 पॉइंट आता है, and aggrieved by an aggrieved party by a notification issued by the central government। भाई aggrieved party है, party word missing है, by a notification issued by the central government or an order passed by central government or any authority under NPS may prefer an appeal to। भाई कहाँ अपील करेंगे? सिक्योरिटीज एंड appellate tribunal, सिक्योरिटीज एंड appellate tribunal। ठीक है, जो मैं बात समझ आती है। 31 क्वेश्चन, अंडर गवर्नमेंट सेक्टर। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। अंडर गवर्नमेंट सेक्टर मॉडल आपका एनपीएस डिवाइडेड है गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज के ऊपर, और ऑल सिटीजन मॉडल भी है भी, और भी अगर प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज हैं वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और कोई एम्प्लॉयज नहीं, कोई बिजनेसमैन है वो भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है, तो उसको ऑल सिटीजन कॉर्पोरेट मॉडल बोला गया। अंडर गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉय मॉडल ऑफ एनपीएस, इफ अ सब्सक्राइबर एट द टाइम ऑफ एग्जिट फ्रॉम एनपीएस आफ्टर अटेनिंग एज ऑफ 60 का हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर का एम्प्लॉय का मॉडल के अंदर है, गवर्नमेंट सेक्टर का एम्प्लॉय था, हैज एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ not exceeding dash, then the subscriber is not required to purchase annuity। हमें कोई एनुटी लेने की जरूरत नहीं है। सर आपने बोला था कि 50 क्या कहते हैं 40% की एनुटी लेनी है। हाँ, 40% की एनुटी लेनी कंपलसरी है, बट अगर आपके पेंशन फंड में बहुत ही कम पैसे पड़े हैं तो गवर्नमेंट लीनियंट हो जाती है, वो कहती है नहीं आप सारा पैसा ले जाओ, आपको कोई एनुटी लेने की जरूरत नहीं है। एनुटी होता क्या है? आप एनुटी एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, आपका जो पैसा एक्यूमुलेट हुआ वो आपको इंश्योरेंस लिंक IRDA एम्पैनल्ड कुछ कंपनीज होती है, उनको आप पैसा देते हो, और वो आपको मंथली कुछ पेमेंट्स करती रहती है। ठीक है, उसको पेंशन टाइप हो गया ना वो। तो इस केस के अंदर अगर आपकी 5 लाख तक का एक्यूमुलेटेड फंड है,
5 लाख, ये बहुत कम है, तो क्या एन्युटी वैन्युटी लेना, आप सारा का सारा पैसा घर ले जाओ। तो आंसर है 5 लाख। अब ये क्वेश्चन और भी बढ़ने वाला है, इसी टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। एज 60 से कम है, ऑल सिटीजन मॉडल है, कोई और मॉडल के अंदर है, तो क्या होगा, हम वो पढ़ते हैं सारी। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये इसी बार बढ़ाया गया। सुप्रतिम बंदोपाध्याय जी ने बहुत ज्यादा इसके बारे में चर्चा भी करी थी ना, जो इनके चेयरमैन है पीएफआरडी के। ठीक है। 32 पॉइंट, अंडर गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉय मॉडल, गवर्नमेंट सेक्टर का मॉडल चल रहा है अभी भी। अब वो कह रहा है पैसा निकालना चाहता है, उसका एज 60 से पहले अगर निकालना चाहता है, वो 60 से पहले निकालना चाहता है, तो आप समझो अगर 60 से पहले पैसा निकालना चाहता है तो गवर्नमेंट थोड़ी सी तो स्ट्रिक्ट होगी ना। तो उस केस में अगर आपका 2.5 लाख 2.5 लाख तक अगर आपका पेंशन एक्यूमुलेटेड है, एक्यूमुलेटेड फंड है, तो आप सारा का सारा निकाल लो। इससे ज्यादा है तो आपको मैंडेटरी लाइफ एन्युटी लेनी पड़ेगी, मैंडेटरी लाइफ एन्युटी लेनी पड़ेगी। अच्छा, एक और क्वेश्चन हम कर रहे हैं। 60 एज से अगर ज्यादा होता है तो एन्युटी लेने का परसेंटेज 40 हम पढ़कर आए थे, वो क्वेश्चन में आ गया था, पढ़ के आए थे ना। हम पढ़कर आए थे कि अगर 60 एज से ज्यादा है, 60 से बाद में जाके वो अगर पैसा विड्रॉ कर रहा है, तो 40% का उसको लाइफ एन्युटी लेना है। अगर 60 से पहले वो पैसा वापस मांग रहा है, उस केस में कितना परसेंटेज होना चाहिए, उस केस में कितना परसेंट होना चाहिए, उस केस में परसेंटेज 80 कर देती है गवर्नमेंट। क्योंकि आप जल्दी पैसा विड्रॉ कर रहे हो ना, तो गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा पैसा आपका लाइफ एन्युटी, आपके रिटायरमेंट के लिए सेव हो। बात समझ में आती है, गवर्नमेंट का इंटेंशन समझ में आता है। गवर्नमेंट कह रही है आप 60 से पहले कर रहे हो, तो हम आपके ज्यादा पैसे को यूज करेंगे, क्या कहते हैं, आपको लाइफ एन्युटी देने के लिए, तो ये रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगी। ठीक है जी। 33rd question, under all citizen including corporate sector model, if NPS of NPS, if a subscriber at the time of exit from NPS after attaining the age of 60। अच्छा, ये all citizen including corporate sector model आ गया, गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे। अब 60 की एज अटेन कर ली जो पैसा दे रहा था, और वो कह रहा है मेरे को पैसा वापस चाहिए। अब उस केस में कितना अमाउंट वो विड्रॉ कर सकता है। अगर 5, इस केस में भी अगर 5 लाख तक का उसका फंड एक्यूमुलेटेड है, तो सारा का सारा पैसा उसको दे दो। उससे ज्यादा है तब एनुटीज परचेज करनी है। इस केस में बात सिमिलर चल रही है। अगला क्वेश्चन, अंडर ऑल सिटीजन इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट सेक्टर मॉडल, अब बिफोर अटेनिंग एज ऑफ 60, तो उस केस में कितना था गवर्नमेंट के अंदर, 2.5 लाख था। इस केस में हम देखते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक बात और ज्यादा आ गई। ऑल सिटीजन इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट सेक्टर मॉडल के अंदर 60 एज से पहले विड्रॉ कर रहा है, बट वो एनपीएस का पार्ट था 10 इयर्स के लिए, मतलब 10 इयर्स के लिए वो कंट्रीब्यूट कर रहा था, तो उस केस में लिमिट को 2.5 लाख ही रखा गया। दोनों केस में सेम चल रहा है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात चेंज हो जाती है। अगर ऑल सिटीजन इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट सेक्टर मॉडल है, 60 से पहले विड्रॉ कर रहा है, और एनपीएस का वो पार्ट नहीं था 10 इयर्स के लिए, मतलब कम टाइम के लिए उसने इन्वेस्टमेंट करी है, बहुत कम टाइम के लिए उसने पैसे दिए, 2 साल 3 साल के लिए कंट्रीब्यूट किया है। अब गवर्नमेंट क्या इंटेंशन होगा, गवर्नमेंट कहेगी आपने बहुत कम कंट्रीब्यूट करा होगा, आप सारे के सारे पैसा वापस ले जाओ। तो इस केस के अंदर फुल अमाउंट कैन बी विड्रॉन, नो लिमिट स्पेसिफाइड, कोई लिमिट नहीं बताई गई। जो क्या कहते हैं सब्सक्राइबर पैसे को विड्रॉ कर रहा है 60 से पहले, और वो 10 इयर्स तक एनपीएस का पार्ट नहीं था, 10 इयर्स से ज्यादा का अगर वो पार्ट था, उस केस में 2.5 लाख तक ही विड्रॉ कर सकता है। उससे पहले अगर वो विड्रॉ कर लेता है, अगर 10 इयर्स का वो पार्ट नहीं था, तो सारा का सारा वो विड्रॉ कर ले, उसने 2 साल 3 साल 4 साल ही पैसे दिए, सिर्फ सारा का सारा घर ले जाए। ठीक है जी। एक और पॉइंट आता है, अब 60 से पहले विड्रॉ करना है, और मतलब जो आपके सब्सक्राइबर है वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अंडर ऑल सिटीजन इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट सेक्टर मॉडल ऑफ एनपीएस, इफ अ सब्सक्राइबर डाइड बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 60। अब कोई पहले ही अगर डेथ होगी तो उनके जो स्पाउस है, फैमिली है, उनको कम पैसा देना चाहिए? नहीं, उनको सारा पैसा विड्रॉ करने दो, सारा पैसा दे दो। बात समझ में आती है। अटल पेंशन योजना इज एडमिनिस्टर्ड बाय पीएफआरडीए, पीएफआर योजना आ गई ना, ये पीएफआरडीए, पीएफआरडीए। इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। द मैक्सिमम एज टू सब्सक्राइब टू अटल पेंशन योजना, द मैक्सिमम एज, द मैक्सिमम एज टू सब्सक्राइब टू अटल पेंशन योजना, कब तक आप अटल पेंशन योजना पे सब्सक्राइब कर सकते हो? मैक्सिमम है 40, मिनिमम एज है 18। इसका क्यों सर, इसमें मैक्सिमम एज क्यों करा गया? हम तो जिंदगी भर करते रहते हैं, बाद में भी करते रहते हैं। नहीं, इसके अंदर गवर्नमेंट जैसे ही आप 60 इयर्स की एज को अटेंड करते हो,
उसके बाद गवर्नमेंट आपको हर मंथ पैसा देती रहेगी, हर मंथ पैसा देती रहेगी, जब तक आप जियोगे तब तक पैसा देती रहेगी। तो गवर्नमेंट चाहेगी कि आप मिनिमम 20 ईयर्स तक कंट्रीब्यूट करो। 20 ईयर्स तक तो पैसा दो ना। तो 40 के बाद अगर आप कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करोगे और 60 के बाद आपको पैसा मिलना स्टार्ट होगा, तो 20 ईयर्स तो आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा अटल पेंशन योजना के अंदर। और अगर आप 40 पे स्टार्ट करते हो तो आपके प्रीमियम्स भी ज्यादा होंगे। मिनिमम एज अटल पेंशन योजना में एंटर करने की 18। अगर 18 ईयर्स में आप एंटर कर दोगे तो आपके प्रीमियम के रेट बहुत कम होंगे। ठीक है, जब मैं बात समझ आती है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैज प्री डिटरमाइंड मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन? मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन किसमें होता है? अटल पेंशन योजना। सारे क्वेश्चन सिंपल सिंपल है, सारे क्वेश्चन सिंपल सिंपल है। द मिनिमम एज टू सब्सक्राइब टू अटल पेंशन योजना इज 18 ईयर्स। 18 ईयर्स, क्वेश्चन इजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड मिनिमम पेंशन? अच्छा, अटल पेंशन योजना के अंदर आपको कितना मतलब पेंशन देंगे वो आपके प्रीमियम्स पे डिपेंड करता है, बट मैक्सिमम मैक्सिमम पेंशन जो देगी गवर्नमेंट वो 5000 पर मंथ से ज्यादा किसी को नहीं देगी। तो इसमें 10,000 वाला ऑप्शन नहीं है, ई पॉइंट गलत है। आप सारे के सारे अटल पेंशन योजना में एनरोल कराओ। बहुत कम प्रीमियम होता है, 1000 दो आपकी एज के हिसाब से 1100 700 800 ऐसा कुछ होगा। 30 के अराउंड जिनकी एज है ना, उनके अराउंड 700 800 पर मंथ कटेंगे और आपको 60 की एज के बाद 5000 पर मंथ मिलेंगे। ओके, आप भी कराओ, अगर आप मैरिड हो तो अपनी वाइफ का जाके भी कराओ। 42 पॉइंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू अटल पेंशन योजना? अटल पेंशन योजना भाई बड़े सारे क्वेश्चन आ गए अटल पेंशन। फर्स्ट पॉइंट, अ पर्सन पेइंग इनकम टैक्स मतलब इनकम अच्छी कमा रहा है एंड आर कवर्ड अंडर सोशल सिक्योरिटी स्कीम, और भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर वो कवर्ड है। फॉर एग्जाम्पल ईपीएफओ के अंदर, एनपीएस के अंदर सोशल सिक्योरिटी स्कीम है ना, वो आर नॉट एलिजिबल टू रजिस्टर अटल पेंशन योजना। सर, हमें तो यहीं पे बाहर कर दिया गया, हम तो इनकम टैक्स भी देते हैं, हम तो एक्ट के अंदर भी रजिस्टर्ड, हम एनपीएस में भी पैसा डाल रहे हैं। नहीं 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 बेटे, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट होना चाहिए। ए पॉइंट ही इनकरेक्ट है। आप कर सकते हो अटल पेंशन योजना में जाके। बी पॉइंट पढ़ते हैं हम फिर भी नॉलेज बढ़ाने के लिए। द सब्सक्राइबर टू अटल पेंशन योजना आर रिक्वायर्ड टू कॉन्ट्रीब्यूट द प्रिस्क्राइब कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट फ्रॉम द एज ऑफ ज्वाइनिंग टिल 60। परफेक्ट पॉइंट, 60 तक आपको कंट्रीब्यूट करना है। आप 60 से ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहोगे? सर मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ, गवर्नमेंट मेरे को कह रही है कि 60 के बाद हमको डिफाइंड पैसा दे देंगे, चाहे 2000 3000 4000 5000 आपको दे देंगे, तो मैं क्यों ज्यादा कंट्रीब्यूट करूं? मैं तो उसी दिन गवर्नमेंट के घर जाके बैठ जाऊंगा, 60 का होते ही मेरा पैसा वापस दो, 5000 रुपए पर मंथ, 5000 पर मंथ मेरे को दो, मैं और कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। सी पॉइंट, spouse of the subscriber has an option to contribute to continue contribution to APY on death। अच्छा, आपका अगर किसी वाइफ ने या हस्बैंड ने एपीवाई ले रखा है, उनकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में स्पाउस को ये ऑप्शन है कि आप 60 की एज तक कंट्रीब्यूट करो, जो बैलेंस पीरियड रह गया, और वो जो क्या कहते हैं आपको पेंशन मिलनी है वो आप पे जो स्पाउस है उसको मिल जाएगी। बात समझ में आती है? इजी पॉइंट। डी पॉइंट आता है, द एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर टू स्वावलंबन। स्वावलंबन एक स्कीम थी, स्वावलंबन, उसके जो भी सब्सक्राइबर्स थे उनको एपीवाई के अंदर क्या कहते हैं वो कर दिया गया था, माइग्रेट, कि आप एपीवाई के अंदर रजिस्टर होंगे। ठीक है, द एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर टू स्वावलंबन इन द एज ग्रुप ऑफ 80 to 40 शैल बी माइग्रेटेड टू एपीवाई अनलेस एक्सरसाइज एन ऑप्शन ऑफ ऑप्ट आउट। आपको ऑप्ट आउट करना तो आप स्वावलंबन स्कीम में भी रह सकते हो, बड़ा टंग ट्विस्टर है। ठीक है बेटा ये, हाँ, तो इसका आंसर तो हमारा हो गया ए। 43 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू को कंट्रीब्यूशन? अच्छा, अटल पेंशन योजना के अंदर गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है, मतलब आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो, गवर्नमेंट भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रही है, वो प्रीमियम में से गवर्नमेंट कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है, तो किसके रिस्पेक्ट पे कंट्रीब्यूट करना चाहिए? जो मतलब प्रीमियम नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि गवर्नमेंट उसके रिस्पेक्ट में को कंट्रीब्यूट करेगी जो इनकम टैक्स पे नहीं करता, मतलब इनकम ही कम है ना उसकी, इनकम टैक्स इसलिए पे नहीं करता, और वो किसी और सोशल सिक्योरिटी के अंदर कवर्ड नहीं है। उस केस में गवर्नमेंट रेस्क्यू में आती है और कहती है हम जो प्रीमियम्स है वो को कंट्रीब्यूट कर लेंगे। ये जब स्कीम आई गई थी ना 15 के अंदर, जब ये स्टार्ट हुआ था, तो तब गवर्नमेंट ने कहा था 5 साल के लिए हम कंट्रीब्यूट करेंगे। जो 31 मार्च आई गेस 2016 की डेट थी, उस डेट तक जिसने रजिस्टर कर लिया, उस उसके 5 साल तक गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करते रहेगी कुछ क्या कहते हैं, कुछ परसेंटेज आपके क्या कहते हैं उसका प्रीमियम्स का। ठीक है, पढ़ते हैं हम इसके बारे में। अ पर्सन पेइंग इनकम टैक्स इज नॉट एलिजिबल फॉर कंट्रीब्यूशन। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट,
A point is correct. B point. A person covered under social security scheme is not eligible for co-contribution. क्यों गवर्नमेंट क्यों कंट्रीब्यूट करे, आपके पास पहले से रिटायरमेंट का पैसा है. C point. The co-contribution by central government is 50% of the total prescribed contribution. जितना भी contribution का प्रीमियम है 50% गवर्नमेंट देगी और 1000 पर एनम विच एवरी सॉर 1000 से ऊपर 1000 से ऊपर गवर्नमेंट ने देगी को कंट्रीब्यूशन में. ये भी करेक्ट. डी पॉइंट. The co-contribution made by CG is applicable only in case of subscriber join APY before 31st March 2016. पहले ये 15 की डेट थी बट उसको एक्सटेंड करके 16 कर दिया गया था. तो 31st March 16 तक आप अगर ज्वाइन करते हो APY तो को कंट्रीब्यूशन करेगी गवर्नमेंट. सो सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट. वेरी गुड. 44th क्वेश्चन. The contribution made by subscriber to APY is eligible to deduction under which section of Income Tax Act? आप PFRD का एग्जाम देने वाले हो, आपको पता होना चाहिए कि IBPS सेक्शन नंबर पूछ लेती है. तो पेंशन सेक्टर के रिस्पेक्ट में 80CCD सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इसके रिस्पेक्ट में NPS और APY को जो डिडक्शन है ना इनकम टैक्स के अंदर वो दी गई है. तो 80CCD बेटा CCD कैफे कॉफी डे आपको याद रखना है. ओके तो 44 क्वेश्चन का आंसर है 80CCD. 45th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एन्युटी प्लान माइग्रेट्स मिटिगेट्स सॉरी बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग एन्युटी प्लान मिटिगेट्स लॉन्जिविटी रिस्क. लॉन्जिविटी रिस्क क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा जी जाओगे, बहुत ज्यादा जी जाओगे. तो उस रिस्क को अगर मिटिगेट करना है, उस रिस्क को अगर मिटिगेट करना है तो उस केस में आप लाइफ एन्युटी प्लान ले लो. जितना आपने लाइफ एन्युटी ले ली मतलब जब तक आपकी लाइफ है तब तक आपको पेंशन मिलती रहेगी. तो लॉन्जिविटी रिस्क वहीं पे समाप्त हो जाता है. ठीक है जी, बात समझ में आती है. 46 क्वेश्चन. Where periodic benefit payment to the annuitants may commence at some future date, made conditional on the annuitant being alive on the payment start date and subsequent payment date. इसको हम क्या बोलते हैं? डैश पीरियोडिक पेमेंट, बेनिफिट पेमेंट. आपको पीरियोडिक पेमेंट करनी है ना टू द, ये बात ये डेफर्ड एन्युटी बेटा, डेफर्ड एन्युटी है. ठीक है, डेफर्ड एन्युटी. 47 क्वेश्चन. Which of the following is not a risk to annuity issuer issuing annuity? Which of the following is not, जो एन्युटी इशू कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी एन्युटी इशू कर रही है तो उनके लिए कौन कौन सी रिस्क होते हैं. पहली बात तो ये बात करते हैं बेटा, इन्फ्लेशन रिस्क उनके लिए होता है ना, उनको इन्फ्लेशन को देखना होता है. उन्होंने एन्युटीज तो इशू कर दी. एन्युटीज इशू करते जैसे आज मैं एन्युटी लेने गया, फॉर एग्जाम्पल मैं लेने गया एन्युटी, तो मैंने 1 करोड़ रुपीज एन्युटी वाली कंपनी इंश्योरेंस कंपनी को दे दी कि मेरे को एन्युटी देना. अब वो मेरे को उस पर्टिकुलर दिन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उसके हिसाब से मुझे पर मंथ पैसा देते रहेंगे, पर मंथ पैसा देते रहेंगे. बात समझ में आती है. उन्होंने कहा हम आपकी लाइफ तक आपको पैसा देते रहेंगे, जितने टाइम की भी एन्युटी, फॉर एग्जांपल 10 इयर्स 20 इयर्स या फिर लाइफ की, तो मेरे को पर मंथ पैसा देते रहेंगे. मेरे को क्या लेना देना, जो एन्युटी जिसने इशू करी उसको ध्यान रखना, भाई इंटरेस्ट कम हो रहे हैं बढ़ रहे हैं उनको लॉस हो सकता है, इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है उनको लॉस हो सकता है. मोर्टेलिटी रिस्क एन्युटी वाले इशू करने को तो प्रॉब्लम है ना. अगर मोर्टेलिटी रिस्क कम है वो मरेगा ही नहीं जिसका हमने एन्युटी इशू करा. तो जो एन्युटी इशू कर रहा है उसके लिए रिस्की है ना, उसको ज्यादा टाइम तक पैसा देना पड़ेगा. एडवर्स सिलेक्शन क्या होता है? एडवर्स सिलेक्शन में कुछ इंफॉर्मेशन जो इंश्योरेंस मतलब जो इशूअर है, बायर और सेलर है, कुछ इंफॉर्मेशन एक पार्टी को पता होती है, या तो सेलर को पता बायर को नहीं पता, या बायर को पता सेलर को नहीं पता कुछ इंफॉर्मेशन. तो उस बेसिस के ऊपर कोई जो खेल जाते हैं ना उसके रिस्पेक्ट में एडवर्स सिलेक्शन होता है. इस केस में क्या होगा, एन्युटी के केस के अंदर एक बंदे को पता है कि मेरी लाइफ, मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो सारे के सारे 100 साल तक जीते हैं, मेरी जो सारी हिस्ट्री है, जो सारे मेरे दादा परदादा मेरे डैड सारे 100 ईयर्स जीते हैं, तो वो कहेगा कि ये इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं उनको नहीं पता, क्या कहते हैं एन्युटी वालों को, तो मैं जाके लाइफ की एन्युटी ले लेता हूँ, लाइफ की एन्युटी ले लेता हूँ. तो ये एक रिस्क है ना, जो एन्युटी इशू कर रहा है उनको नहीं पता कि आपकी आपकी फैमिली के अंदर सारे 100 साल जीते हैं. तो ये एडवर्स सिलेक्शन इस केस में ऐसे यूज होता है. तो ये सारे के सारे रिस्क एन्युटी इश्यूअर बेयर करता है. ठीक है. 48 क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू एन्युटी रेट. एन्युटी के रेट के रिस्पेक्ट में हम पढ़ रहे हैं, किस रेट पे हमें वो क्या कहते हैं रिटर्न करेगा, पैसा देगा. ए पॉइंट. द सब्सक्राइबर गेट बेटर एन्युटी रेट विद इंक्रीज इन एज. जितना आप एजिड होते रहोगे उतना आपके मतलब जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा, आपकी एज बढ़ रही है तो मतलब कि मरने के चांसेस भी बढ़ रहे हैं ना. तो जितना आप ज्यादा एजिड होते रहोगे उतने बेटर रेट देने लगेगी कंपनी. कंपनी कहेगी हमें पैसा दो, हम आपको पर मंथ ज्यादा पैसा देंगे, अब तो आपकी एज ही कितनी रहेगी. ठीक है. बी पॉइंट.
जेंडर इज वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एनुटी रेट्स। जेंडर को देख के एनुटी रेट भी चलते हैं। ये सारा थ्योरेटिकल है, एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं होता, बट आप एनुटी रेट्स के बारे में पढ़ोगे तो उसमें बोला जाता है कि गर्ल्स की और बॉयज की क्या कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी अलग अलग है, उसके हिसाब से उनके रेट भी अलग अलग है कि उनकी लाइफ कितनी होगी, उस हिसाब से हम रेट ज्यादा या कम करेंगे। ठीक है। सी पॉइंट, वॉलेंट्री एनुटी ऑफर्स बेटर रिटर्न देन कंपल्सरी एनुटी। ये पॉइंट गलत है। अब मेरी बात सुनो, अगर आप वॉलेंटरली लेने जा रहे हो एनुटी को तो वो कम रिटर्न देंगे। आप अपनी मर्जी से लेने जा रहे हो ना, आप मर्जी से लेने जा रहे हो तो मतलब आप सोच के बैठे हो कि आपकी एज ज्यादा होगी, लाइफ एनुटी लेने जा रहे हो आप। और जो कंपल्सरी वाली एनुटी है, वो कंपल्सरी एनुटी जो होगी उसके अंदर सारी की सारी पॉपुलेशन आ जाएगी क्योंकि कंपल्सरी है वो लेना। तो कंपल्सरी एनुटी के अंदर बेटर रिटर्न्स मिलते हैं, वॉलेंट्री एनुटी के अंदर कोई कंपल्सरी मतलब बेटर रिटर्न्स नहीं मिलते। ठीक है। तो सी पॉइंट गलत है एनुटी रेट के रिस्पेक्ट में। अच्छा, डी पॉइंट पढ़ते हैं। स्पेशल रेट एनुटी कैन बी इशू टू पीपल हैविंग हेल्थ प्रॉब्लम। जिनको हेल्थ प्रॉब्लम है उनको अगर एनुटी लेनी है तो एनुटी जो प्रोवाइड कर रही है कंपनी वो ज्यादा पैसे दे देंगे ना, कि आपको थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा नहीं है तो आप हमसे ज्यादा रिटर्न ले लो। ऐसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है जी। तो हमारे अराउंड पेंशन सेक्टर के अराउंड 50 क्वेश्चन हमने कर लिए, हमने हर एक पार्ट को टच कर लिया। आपको अगर कोई डाउट आता है, कोई चीज अगर आपको पेंशन सेक्टर में पूछते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरी ऐप पे जाके मुझे मैसेज कर देना, आपको प्लीज हम कनेक्ट करके आपके डाउट को क्लियर करेंगे। सो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय।